सप्ताह बीतते गए, लेकिन आदित्य की दुनिया जैसे एक ही जगह ठहर गई थी। हर सुबह आचार्य सोमदेव के साथ प्रशिक्षण के मैदान में कठोर यातना जैसे अभ्यास से शुरू होती और हर रात श्वास साधना की असफल कोशिशों और बेचैन नींद में खत्म होती। सूर्यगढ़ में जीवन अपनी गति से चल रहा था। शक्ति परीक्षण की तैयारियां जोर पकड़ रही थी। दरबारियों की कानाफूसी बढ़ रही थी, लेकिन आदित्य के लिए हर गुजरता दिन उसकी हताशा को और गहरा कर रहा था। सोमदेव का प्रशिक्षण पहले से भी अधिक निर्मम हो गया था। वो आदित्य को उसकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के चरम तक धकेल रहे थे। एक सुबह उन्होंने ऊर्जा नियंत्रण का एक नया अभ्यास शुरू करवाया। प्राण शक्ति को हथेली पर केंद्रित करके एक छोटी स्थिर ऊर्जा गेंद बनाना। यह तेजस्वर स्तर के लिए एक बुनियादी अभ्यास था। मैदान में मौजूद 10 साल के बच्चे भी कुछ कोशिशों के बाद धुंधली अस्थिर गेंदें बनाने में सफल हो रहे थे, लेकिन आदित्य, उसकी सारी एकाग्रता, उसकी इच्छा शक्ति के बावजूद उसकी हथेली से ऊर्जा की कुछ कमजोर कांपती हुई लकीरें निकलती और हवा में गायब हो जाती। ऊर्जा के असफल प्रयास की फुसफुसाहट जैसी आवाज, आदित्य की तेज और निराश सांसें, दूसरे बच्चों की सफलताओं पर हल्की भिनभिनाहट। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आदित्य? सोमदेव की शांत लेकिन भेदती हुई आवाज आई। अपनी ऊर्जा को महसूस करो, उसे नियंत्रित करो, उसे आकार दो। आदित्य ने फिर कोशिश की। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। उसका चेहरा प्रयास से लाल हो गया था। परिणाम वही रहा, 0। उसे अपने आसपास खड़े दूसरे बच्चों की दबी हुई हंसी सुनाई दी। अपमान की एक और लहर उसके अंदर उठी। सोमदेव ने कोई और टिप्पणी नहीं की, बस उसे दूसरा अभ्यास करने का निर्देश दिया। उनकी उदासीनता आदित्य को किसी भी डांट से ज्यादा चुभ रही थी। आदित्य के झुके हुए कंधे, निराशा से भींचे होंठ, सोमदेव का भावहीन चेहरा, केवल निर्देश देना। रातें और भी कठिन थी। वो घंटों अपने कक्ष में बैठकर श्वास साधना का अभ्यास करता। उसे क्षणिक गर्माहट को, ऊर्जा की उस नन्ही सी लहर को फिर से महसूस करने की व्यर्थ कोशिश करता जो उसने हफ्तों पहले महसूस की थी। उसने दीवारों पर कोयले से अपने जन्म चिन्ह का जटिल पैटर्न बनाने की कोशिश की, उसे समझने की कोशिश की। वो महल के पुस्तकालय में घंटों बिताता, प्राचीन ग्रंथों और अभिलेखों में ऐसे किसी भी निशान या प्रतीक की तलाश करता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये रहस्य उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो क्षण इतना वास्तविक था, या फिर वो पागल हो रहा था? महल की राजनीति भी अपनी चाल चल रही थी। आदित्य के चाचा ज्ञानेंद्र सूर्यवंशी आजकल दरबार में कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे थे। उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण मंत्रियों या दरबारियों के साथ फुसफुसाते हुए देखा जा सकता था। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह विनम्रता का मुखौटा होता था, लेकिन उनकी बातें बड़ी चतुराई से बुनी जाती थी। हाँ मंत्री जी, देवेश की प्रगति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, ज्ञानेंद्र एक प्रभावशाली मंत्री से कह रहे थे। उनकी आवाज में गर्व का दिखावा था। ईश्वर की कृपा से तेजस्वर के चौथे चरण को छूने ही वाला है। इस उम्र में ऐसी प्रतिभा विरले ही देखने को मिलती है। सूर्यवंशी कुल का भविष्य उज्जवल है। वो जानबूझकर आदित्य का नाम नहीं लेते थे, लेकिन उनका इशारा साफ था। वो बड़ी चालाकी से देवेश की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते और परोक्ष रूप से आदित्य की चुनौतियों का जिक्र करते। महाराज राघवेंद्र पर कितना बोझ है, वो गहरी सहानुभूति दिखाते हुए कहते। साम्राज्य का भविष्य अनिश्चित संभावनाओं पर टिका है। काश युवराज में भी। वाक्य अधूरा छोड़ दिया जाता, लेकिन सुनने वाले मतलब समझ जाते थे। इस तरह ज्ञानेंद्र बड़ी कुशलता से आदित्य की योग्यता पर संदेह के बीज बो रहे थे और अपने बेटे देवेश को एक सक्षम विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। दरबार में फुसफुसाहट बध रही थी और राजा राघवेंद्र तक भी ये बातें पहुंच रही थी, जिससे उनका मौन दबाव आदित्य पर और बढ़ जाता था। इस सब से भागने के लिए
या शायद अनजाने में किसी जवाब की तलाश में, आदित्य ने महल के विशाल प्राचीन पुस्तकालय में ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। यहाँ हजारों चर्मपत्र और हाथ से लिखी पांडुलिपियां थी, जिनमें सूर्यवंशी साम्राज्य का इतिहास, युद्ध कला, दर्शन और ध्रुवलोक के भूगोल का ज्ञान संग्रहित था। पुराने कागज और धूल की मिलीजुली गंध, सूरज की रोशनी में नाचते धूल के कण, पन्ने पलटने की धीमी सरसराहट, गहरी लगभग पवित्र शांति। पहले वो शक्तिवर्धन की तकनीकों वाले ग्रंथ ढूंढता था, लेकिन अब उसका ध्यान भटक गया था। वो घंटों तक साम्राज्य की सीमाओं के नक्शों को देखता रहता। विशेष रूप से उसकी नजरें बार बार राज्य के उत्तरी किनारे पर स्थित विशाल, घने और रहस्यमयी जंगल पर टिक जाती। दानव वन नक्शों पर ये एक बड़ा हरा धब्बा था, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी अंकित थी, सिवाय चेतावनी के अज्ञात खतरे, शक्तिशाली दानवी जानवर, अस्थिर ऊर्जा क्षेत्र। कुछ पुराने यात्रा वृत्तांतों में इसके भयानक जानवरों और खो जाने वाले यात्रियों के किस्से थे। एक दोपहर जब वो दानव वन के एक विस्तृत नक्शे पर उंगली फिरा रहा था, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये जन जिन की वो क्षणिक गर्माहट नहीं थी, लेकिन कुछ और था, एक खिंचाव, एक पुकार, जैसे उस अनजान जंगल के साथ उसका कोई अनकहा अनजाना रिश्ता हो। उसे लगा जैसे उस जंगल की गहराइयों में कुछ है जो उसे बुला रहा है, कुछ जो उसके अस्तित्व के रहस्य से जुड़ा हो सकता है। क्या ये सिर्फ मेरा वहम है, या सचमुच वहां कुछ है? क्या मेरे जन चिन्ह का रहस्य इस जंगल से जुड़ा है? लेकिन वहां जाना तो मौत को दावत देना होगा। पर यहां रहकर भी क्या मिल रहा है सिवाय अपमान और असफलता के? ये विचार उसके मन में बैठ गया। उसकी बेचैनी बढ़ गई। वो अब महल में कैद महसूस करने लगा था। बेचैनी में बार बार खिड़की से बाहर देखना, उंगलियों का नक्शे पर अनजाने में घूमना, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसकी ये बदली हुई मनोदशा और बढ़ती हुई खामोशी उसकी सबसे अच्छी दोस्त ज्योतिका से छिपी नहीं रही। वो कई दिनों से देख रही थी कि आदित्य प्रशिक्षण में खोया खोया रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी रहती है, और वो पहले से ज्यादा अकेला रहने लगा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, ज्योतिका ने आदित्य को महल की एक ऊपरी बालकनी में अकेले खड़े पाया। वो नीचे अस्त व्यस्त शहर को नहीं, बल्कि दूर दिख रही जंगल की धुंधली रेखा को घूर रहा था। आदित्य, ज्योतिका ने धीरे से पुकारा। आदित्य चौंका, जैसे किसी गहरे सपने से जागा हो। ओ ज्योतिका, तुम यहां? तुम ठीक तो हो? ज्योतिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता थी। तुम आजकल बहुत चुप रहते हो। प्रशिक्षण में भी तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। क्या बात है? आदित्य ने नजरें चुरा ली। कुछ नहीं ज्योतिका, बस शक्ति परीक्षण की चिंता है। झूठ मत बोलो आदित्य, ज्योतिका ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी दृढ़ हो गई। मैं तुम्हारी दोस्त हूं। मैं जानती हूं ये सिर्फ शक्ति परीक्षण की बात नहीं है। मैंने देखा है देवेश तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता है, और तुम्हारी आंखों में तुम आजकल खोए हुए लगते हो। मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आदित्य ने एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या वो उसे बता दे? उस अजीब सी गर्माहट के बारे में, जंगल की उस पुकार के बारे में? नहीं, ये अभी बहुत अजीब और व्यक्तिगत था। लेकिन वो अपनी हताशा, अपने अंदर फंसे होने का एहसास, ये डर कि वो कभी शक्तिशाली नहीं बन पाएगा, ये सब और नहीं सह सकता था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने जन जिन वाली बात छोड़कर बाकी सब बता दिया। अपनी रुकी हुई प्रगति का दर्द, सोमदेव के प्रशिक्षण के बावजूद कोई सुधार न होना, देवेश के ताने, पिता की उम्मीदों का बोझ, और ये बढ़ता हुआ एहसास कि महल की सुरक्षित ट्रेनिंग शायद उसके लिए काफी नहीं है, और वो अनजाना खिंचाव जो उसे दूर जंगल की ओर महसूस हो रहा था। उसने अपनी आवाज में भरे डर को भी नहीं छुपाया, सबके सामने असफल होने का डर।
ज्योतिका ने खामोशी और धैर्य से उसकी पूरी बात सुनी। उसकी नीली आंखों में सहानुभूति और समझ थी। जब आदित्य चुप हुआ तो उसने कहा, आदित्य, तुम कमजोर नहीं हो। कभी मत सोचना, तुम्हारी शक्ति अलग है, शायद बहुत गहरी छिपी हुई है, जिसे बाहर आने में समय लग रहा है। देवेश या किसी और को यह तय करने का हक मत दो कि तुम क्या हो। उसने आदित्य का हाथ थामा। और तुम्हारा जो भी फैसला हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। लेकिन वादा करो, तुम कोई खतरा मोल नहीं लोगे। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। ज्योतिका के शब्दों ने आदित्य के अशांत मन को कुछ शांति दी। उसका समर्थन उसके लिए बहुत मायने रखता था, लेकिन साथ ही उसकी बातों ने आदित्य के अवचेतन मन में ये बात और पक्की कर दी कि उसे कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो पारंपरिक ना हो। उस रात आदित्य फिर से अपने कक्ष में उस पुराने नक्शे के सामने खड़ा था। दानव वन का विशाल हरा विस्तार जैसे उसे घूर रहा था, रहस्यों और खतरों का वादा करता हुआ। सोमदेव का कठोर चेहरा, पिता की निराश आंखें, देवेश की धमकी, ज्ञानेंद्र की कुटिल मुस्कान, दरबारियों की फुसफुसाहट, ज्योतिका के चिंता भरे शब्द और सबसे बढ़कर उसके अपने जन्म चिन्ह का अनसुलझा रहस्य, सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा था। ये महल, ये सुरक्षित वातावरण अब उसे एक सोने का पिंजरा लग रहा था। प्रशिक्षण के मैदान की सीमाएं उसे बांध रही थी, और वो जंगल, वो खतरनाक अज्ञात जंगल उसे अपनी नियति की तरह बुला रहा था। वहां जाना मूर्खता होगी, एक 7 साल के बच्चे के लिए आत्महत्या जैसा होगा। उसे शक्तिशाली दानवी जानवरों का सामना करना पड़ेगा, रास्ता भटकने का खतरा होगा, और अगर वो पकड़ा गया तो पिता का क्रोध। परिणाम भयानक हो सकते थे, लेकिन यहां रुकने का मतलब था शक्ति परीक्षण में निश्चित अपमान, जीवन भर देवेश जैसे लोगों के ताने सहना, और इस रहस्य के साथ जीना कि वो क्या बन सकता था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जन्म चिन्ह को छुआ। कोई गर्माहट नहीं थी, बस उसकी अपनी त्वचा का स्पर्श। लेकिन उस एक क्षण की याद, उस संभावना की चिंगारी उसके अंदर एक हताश लेकिन दृढ़ साहस को जन्म दे रही थी। उसने नक्शे पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक ठंडा अटल निश्चय था। उसने फैसला कर लिया था। आदित्य महल से भागने की अपनी खतरनाक योजना कैसे बनाएगा? क्या वो सफल हो पाएगा? दानव वन की पहली चुनौती क्या होगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए अल्टीमेट वॉरियर।